अच्छा, मैंने आपको कल क्लास में बताया था सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? मैंने बताया था वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, जिस बॉडी पर ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मास लाइज करता है। मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि वो एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जिस पॉइंट की तरफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का किसी भी बॉडी की फ्लो होता है, मतलब इट इज द पॉइंट वेयर द ट्रू मास ऑफ द बॉडी एग्जिस्ट। उसके बारे में मैंने आपसे ये भी बताया था, हो सकता है कि जो वो पॉइंट हो, जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, वो बॉडी के ऊपर हो, बॉडी के अंदर हो, या बॉडी से बाहर हो। फिर मैंने कुछ आपको एग्जांपल भी बताए थे कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मास हर जगह कंसंट्रेट है। अगर ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पर लगेगा। ये तो एक ऐसा केस हुआ जहां सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर ही या बॉडी के अंदर ही लगता है। अगर मैं एक होलो स्फीयर की बात करूं, होलो स्फीयर का सारा मास उसकी एक्सिस पर कंसंट्रेट होता है, उसके सरफेस एरिया पर कंसंट्रेट होता है, वॉल्यूम तो वहां खाली होती है, लेकिन फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर ही लगता है। इसका मतलब ये है, अगर एक स्फीयर है तो उसे आप अंदर की तरफ आसानी से तोड़ सकते हैं एज कंपेयर टू आउटर। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास की तरफ होता है, और आप उसे जब फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ तो उनका फ्लो तेज हो जाएगा, उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें रिंग की, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास भी जहां उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक दूसरे को काटती है वहीं पर लगता है, और रिंग का तो सारा मास उसकी एक्सिस पर होता है, यहाँ तो कोई मास ही नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाइज करता है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन होने के बाद हमें पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास पर और बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है, और ये कई बार बॉडी से अलग भी हो सकता है। मैं आपको सेंटर ऑफ मास के माध्यम से सोलर सिस्टम की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ताकि आपको पता भी चले कि आप सेंटर ऑफ मास जो पढ़ते हैं उसका सही मीनिंग क्या है। दरअसल माय डियर, हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि सोलर सिस्टम के सेंटर पर सन है और उसके चारों तरफ सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। दरअसल ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन द एलिप्टिकल पाथ, ये सबसे पहले केपलर ने कही थी बात। उन्होंने क्या कहा था कि सन सेंटर पर होता है एक फोकस पर इलिप्स के, और चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूमते हैं वो एलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। मैं भी यही बात कहूंगा कि सन एक इलिप्स के एक फोकस पर सिचुएट होता है और प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। लेकिन आपको पता भी होगा जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसका मास पूरे सोलर सिस्टम से, अगर मैं सन को अलग कर दूं, सोलर सिस्टम से अगर मैं सन को अलग कर दूं तो जुपिटर का मास पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट हैं, जितने भी कॉमेट्स हैं, सबसे 2.5 टाइम्स के आसपास जाता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखें आप तो फिर आप क्या पाएंगे कि 2.57 टाइम्स जाता है। तो जुपिटर का मास बहुत अधिक है। जुपिटर से मासिव ऑब्जेक्ट पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सिवाय सन के कुछ भी नहीं है। जुपिटर का इतना ज्यादा मास है कि सन और जुपिटर के बीच एक पॉइंट लाइज करता है, जिस पॉइंट को कहते हैं द सेंटर ऑफ मास ऑफ सन एंड जुपिटर। इस पॉइंट में इतनी पावर होती है, मतलब इसके कारण ये सेंटर ऑफ मास जो है इसकी तरफ सन झुक जाता है और सन इसके अराउंड स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। ये लगभग सन की सरफेस से 1.5 लाख किलोमीटर दूर लगता है, अप्रोक्स, और जुपिटर इस पॉइंट का ही चक्कर लगाता है। हमें लगता है कि सन का भी चक्कर लगाया है इसने, दरअसल सन भी इस पॉइंट के चारों तरफ घूमता है और जुपिटर इसी पॉइंट को सेंटर मान के इसके एलिप्टिकल पाथ पर घूमता है। तो जुपिटर सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमता है, ना कि सन के चारों तरफ। चलिए इसे मैं आपको प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल दूंगा। आपको पता है यहाँ मरकरी है और ये सन है, और मरकरी सन के चारों तरफ घूमता है, तो जुपिटर भी तो घूमता है इस एक्सिस पर, तो मरकरी भी जुपिटर के चक्कर के बीच में आ गया। तो कल आप ये तो नहीं कहेंगे कि जुपिटर मरकरी के चारों तरफ भी घूमता है।
वीनस यहाँ पर घूमता है तो वीनस भी इसके चक्कर के बीच में आ गया, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वीनस के चारों तरफ जुपिटर घूमता है। तो इसी तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि सन जिस पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, जिस सेंटर ऑफ मास के पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, उसी सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ जुपिटर घूमता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। वेरी गुड। इसके बाद अगर आप बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की थोड़ा डीपली। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने पोजीशन निकालनी आपको सिखाई हुई है कि आप किस तरीके से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। मैंने एक फॉर्मूला दिया था सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने का, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर एक ऑब्जेक्ट दो मास सिस्टम से मिलकर के बना है तो आप ये यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा है तो जितने भी मासेस उसके अंदर हैं, जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, उतनी दूर तक आप इसी सीरीज को लेकर के जाएंगे। नीचे टोटल मास कैपिटल है m1 प्लस m2 प्लस mn सबका सब है। इसके बाद अगर आपसे कोई कहता है कि सेंटर ऑफ मास आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। आप x एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। आप y एक्सिस के अलोंग जो सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे वो किसके बराबर होगा? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली z एक्सिस के अलोंग जो आप यूज करेंगे, z एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से आप x एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे, y एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे, z एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट होंगे तो उस पोजीशन को आप क्या कहेंगे कि किसी भी बॉडी की जो ट्रू मास एग्जिस्ट करती है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर करती है, उस कोऑर्डिनेट पोजीशन पर करती है। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल से मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि सेंटर ऑफ मास निकलेगा कैसे। चलिए मैंने मान लिया ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, और यहां मैंने तीन ब्लॉक रखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है सीबीएसई में, ज्यादातर हर एक स्कूल में क्वेश्चन आता है। मैंने तीन ब्लॉक रखे हैं और तीनों का मास 1 kg, 1 kg और 1 kg। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा एक स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्रॉस सेक्शन डायगोनल पर लाइज करता है, तो सभी का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर लाइज करेगा। सभी का सेंटर ऑफ मास यहां लाइज करेगा। अब आपको क्या देखना है कि पूरी की पूरी लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहां लाइज करेगा, पूरी की पूरी लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहां लाइज करेगा। तो आप सबसे पहले समझिएगा, मैंने मान लिया ये कोऑर्डिनेट 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, और इस मास को आप m1 मान लीजिएगा, इस मास को आप m2 मान लीजिएगा, इस मास को आप m3 मान लीजिएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x3 y3। ध्यान दीजिएगा ये कोऑर्डिनेट निकालिए जरा, ये 1 1 तो यहाँ आया 1 1। अब यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालिएगा x के अलोंग 3 और y के अलोंग 1। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालिएगा x के अलोंग 1 और y के अलोंग 3। अब आपके पास m1 m2 m3 सभी की वैल्यू है। अब आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं x के अलोंग कोऑर्डिनेट निकालूंगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 1 1 मतलब 3 kg। सबसे पहले ध्यान रखिएगा m1 1 है और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 1, प्लस m2 भी 1 है और उसका 2 का जो x कोऑर्डिनेट है वो भी कितना है 1, प्लस
अब देखिएगा जरा m3 भी 1 है और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है 3, 1 into 3 upon 3। तो यहां से आपके पास 1 plus 1 plus 3 by 3 मतलब 5 by 3। It is the position coordinate along the x-axis for the center of mass of the given lamina। इसके बाद अगर मैं y-axis के अलावा बात करूं तो उसमें भी आप फॉर्मूला लगाएंगे m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon 3। ध्यान दीजिएगा 1 और y1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। y1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 3 प्लस m2 ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है y2 1 प्लस m3 1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है y के अलोंग 1 अपॉन 3। तो 3 और 2 5 by 3। तो आपके पास जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अब आता है वो पोजीशन होगी जिस पोजीशन पर गिवन लैमिना का ट्रू मास एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलिए, थैंक यू। अब आप यहां तक एक बार इस क्लास में पढ़ेंगे और इसके बाद हम बाद में बात करेंगे। पहले यहां तक के सारे न्यूमेरिकल्स और कांसेप्चुअल आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू।